A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Silvapur, Pathalganj. Welcome to chapter 5, Principles of Inheritance and Variation Explanation. Today we are going to start a topic, mutation. First, what is mutation? We are going to understand changes in quality or quantity of genetic material, यानी कि डीएनए या आरएनए के अंदर कोई चेंजेस हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है. बहुत फ्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका आरएनए होता है. तो डीएनए या आरएनए की क्वालिटी या क्वांटिटी के अंदर जो चेंज होता है उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं. Humans and other living organisms are made up of cells. Inside cell nucleus is present and inside each nucleus chromosome are present in 46 number or 23 pairs. यहाँ बेसिकली ह्यूमंस के क्रोमोसोम का नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है. सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल से बने हुए हैं. और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस. ये हम लोग सेल के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी क्लास 9 से पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहता है. तो ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितने नंबर में है, 46 नंबर या फिर 23 पेयर्स के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है सेल है, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ही जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है. तो जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर वो किससे बना हुआ है, डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिलके. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, आपने ये चीज पढ़ा भी होगा क्लास 11th में कि डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन. और जो भी तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है वही प्रोटीन डिसाइड करती है कि वो पर्टिकुलर सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा. जैसे कि हमारी बॉडी जो है हम लोग बोलते हैं कि सेल से बनी हुई है, लेकिन क्या हर एक सेल सिमिलर होती है, नहीं. जैसे कहीं पे स्किन की सेल है, कहीं पे मसल की सेल है, कहीं न्यूरॉन्स की सेल है, कहीं लीवर की सेल है, कहीं हार्ट की सेल्स है. तो ये सेल क्या है, सब एक दूसरे से फंक्शन में तो अलग है, फंक्शन सबका अलग अलग है. स्किन की सेल का फंक्शन कुछ और है, लीवर की सेल का फंक्शन कुछ और है, न्यूरॉन्स का फंक्शन कुछ और है, कार्डियक मसल्स का फंक्शन कुछ और है. तो क्या ये कहना सही है कि सबका जो जेनेटिक मटेरियल है, सबका जो डीएनए है हर सेल का वो अलग है? बिल्कुल नहीं. सारे डीएनए जो भी हैं बॉडी के अंदर, सबका जो क्रोमोसोम है वो सेम जीन्स हैं. सब क्रोमोसोम के पास, जैसा स्किन के सेल्स के पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वैसा ही न्यूरॉन्स के पास भी होगा, वैसा ही मसल्स के पास भी होगा, लेकिन बस फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. Gene is that part of DNA which gives complete rise to a RNA and can form rRNA, tRNA और mRNA. यानी कि बेसिकली जीन डीएनए का वो पार्ट है जो कि एक कंप्लीट आरएनए को बनाता है. और ये आरएनए कुछ भी हो सकता है. ये आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, तीनों में से कोई भी आरएनए बन सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि कैसे सेल के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होता है कैसे वो फंक्शन उनका अलग अलग होता है. ठीक है, तो सपोज करते हैं कि एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर ए जीन, बी जीन और सी जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ईच एंड एवरी सेल हैव सेम टाइप ऑफ जीन बट इट डिपेंड्स इन विच सेल व्हाट काइंड ऑफ जीन इज एक्टिवेटेड. यानी कि अभी जैसे बताया कि बॉडी के अंदर स्किन का भी सेल है, मसल का भी सेल है, न्यूरॉन सेल भी है, लीवर का भी सेल है, हार्ट का भी सेल है, स्टमक के भी सेल्स हैं. ठीक है, तो सेल है और हर सेल के पास सेम तरह के जीन प्रेजेंट है. यानी जो जीन स्किन वाले के पास प्रेजेंट है वही मसल वाले के पास भी. बस ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता क्या है, ये होता ये एक्चुअल में है कि स्किन के अंदर कोई जीन एक्टिवेट होगी, वो जीन लीवर के सेल्स के अंदर एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि लिवर और स्किन का फंक्शन अलग अलग है. तो इसी तरह न्यूरॉन्स के अंदर कुछ और जीन एक्टिवेट होगा. तो ये डिपेंड, जो फंक्शन होता है फंक्शन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि अलग अलग जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर एक्टिवेटेड होते हैं. और जिस
क्रोमोसोम के अंदर जो जीन एक्टिवेटेड होगा वो सेल उस तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। The activated genes in different kind of cell forms different kind of protein, so body has different cells with different functions like liver cell, muscle cell, skin cell and neuron cell। तो अभी मैंने बताया कि जो जीन एक्टिवेटेड होगा जिस भी सेल के अंदर वो उसी तरह का प्रोटीन जो है वो फॉर्म करेगा और वो सेल उस तरह का फंक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि स्किन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करने का, तो वो ऐसी प्रोटीन बनाएगा कि जो हमारी एपिडर्मल लेयर है वो उस तरह का फंक्शन परफॉर्म करे। तो ये जो स्किन सेल वाला जो फंक्शन है वो हार्ट का सेल परफॉर्म नहीं करेगा, वो जीन वो नहीं बनाएगा, वहां पे वो जीन एक्टिवेटेड नहीं होगा, वहां पे वो प्रोटीन नहीं बनेगा, वहां पे कार्डियक सेल्स होंगी वो एक्टिवेटेड होंगे, वो अलग तरह के प्रोटीन बनाएंगे। रीजन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटाजेंस, यानी कि म्यूटेशन अगर एक प्रोसेस है जिससे कि डीएनए या आरएनए खराब हो रहा है तो डीएनए या आरएनए के खराब होने का भी कोई रीजन होगा और ये रीजन है म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस की डेफिनेशन क्या होगा, एनीथिंग विच कॉजेस म्यूटेशन, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से जो नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए या आरएनए है उनके ऊपर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस। टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस, कितने टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस होते हैं, दो टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं, एक होते हैं फिजिकल, दूसरा होते हैं केमिकल। जितनी भी पावरफुल रेज हैं जैसे एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, यूवी रेज हो गई, ये सब होते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस, यानी ये फोर्स से क्या करते हैं, फिजिकल फोर्स से सेल का जो डीएनए है उसको खराब करते हैं। और दूसरे जो म्यूटाजेंस होते हैं वो केमिकल, जैसे कि टोबैको का जो धुआं होता है या च्यूइंग टोबैको, और एक कोल्चिसिन डाई होती है, ये सब क्या होते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस, यानी ये डीएनए की केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। स्पेशल म्यूटाजेंस विच कॉजेस कैंसर इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेन। टोबैको जो होता है, टोबैको के यूज से हमें कई तरह के कैंसर्स होते हैं, तो वो म्यूटाजेंस जो कि कैंसर कॉज करें उनको क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, यानी कितने टाइप ऑफ म्यूटेशन होते हैं, तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, एक जीनोमेटिक होता है, दूसरा क्रोमोसोमल और तीसरा क्या है, जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, लेकिन अभी हम लोग जो मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर से हटके जो क्रोमोसोमल टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं वो उनका बेस यही म्यूटेशन में ही हम लोग पढ़ लेंगे, तो आगे जो है वो बस डिजीजेस को एक्सप्लेन करना ही बाकी रहेगा। सपोज अ ऑर्गेनिज्म हैज नॉर्मल डिप्लॉयड ऑफ 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम्स। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग का क्या है, 2n इज इक्वल टू 46, तो n क्या हो जाएगा, 23। ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कि डिप्लॉयड कंडीशन क्या है, 2n इज इक्वल टू 4, तो n क्या हो जाएगा, उसका हैप्लॉयड सेट क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो डिप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड की डेफिनेशन ये होती है व्हेन वी हैव 2 सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम। तो वन सेट को क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, हम लोग के अंदर एक ही सेट का जैसे 1 से लेके 23 क्रोमोसोम्स अगर मान ले, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 बना है, 20 क्रोमोसोम्स और मान लेते हैं, कैसे ही 20 क्रोमोसोम्स और बन रहे हैं, तो एक 23 हो गया। इसी का पेयर जो है वो क्या होता है, एक और सेट ऑफ पेयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोला जाएगा, डिप्लॉयड सेट। जब एक सिंगल सेट की बात होगी तो उसे क्या कहेंगे, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब कि जब 23 क्रोमोसोम्स की बात होगी तो 1 सेट हो जाएगा, जब 46 क्रोमोसोम्स की बात होगी तो क्या बोला जाएगा, 23 पेयर्स, यानी कि 23 इधर 23 इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी रीजन की वजह से कोई स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म जिसका कि क्रोमोसोम क्या है, 2n इज इक्वल टू 4, तो ऑर्गेनिज्म का जो स्पीशीज है, स्पीशीज का जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्रोमोसोम क्या है, 2n इज इक्वल टू 4। तो अगर क्या हो जाएगा कि एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर आ गया,
तो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी 3n इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे ट्रिप्लॉइड, यानी कि यहाँ पे क्या था, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, तो उसे क्या कहेंगे हैप्लॉइड। 2 सेट हो जाएगा तो क्या कहेंगे, इसको डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, ये जो रेड वाला बना है तो दोनों इंक्लूडेड है तो क्या कहेंगे डिप्लॉइड। जो ब्लू वाले के अंदर है वहां पे सिर्फ एक है तो हैप्लॉइड। अब ऐसे ही क्रोमोसोम्स का 3 सेट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। और अगर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए तो उसे क्या कहेंगे टेट्राप्लॉइड। 4n इज इक्वल टू 8। When haploid sets are repeated means this is genomic mutation which is not possible in humans but happens in plants। तो जब haploid sets बार बार रिपीट हो, यानी कि 2 बार हो गए तो डिप्लॉइड ठीक है, लेकिन 3 बार होंगे तो ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे, 4 बार होंगे तो टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें ह्यूमंस के केस में पॉसिबल नहीं। ह्यूमंस के केस में कोई ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड बनेगा ही नहीं, हमेशा क्या बनेगा डिप्लॉइड बनेगा। तो यहाँ पे इस चीज को क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, यानी कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम के सेट्स हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो जब बार बार रिपीट हो तो उसे क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और ये होता किसमें है जीनोमेटिक म्यूटेशन के अंदर। ठीक है, और कई बार क्या होता है ये चीजें नेचुरली होती है, यानी नेचर की वजह से एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। कई बार माइनस भी हो जाते हैं, यानी कम भी हो जाते हैं जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आने चाहिए। तो जब नेचुरली और आर्टिफिशियली ये दोनों चीज होती है, तो ज्यादा बार अगर हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रिपीट हो सेल के अंदर तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो पॉली मतलब क्या हो जाता है मल्टीपल, यानी कि 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा डिप्लॉइड होगा और 2 से ज्यादा होगा तो ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड। तो इसे क्या कहते हैं कंबाइन करके पॉलीप्लॉइडी। When polyploidy is observed in cells, this is genomatic chromosome। यानी कि अगर 3-4 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ जाए इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन विच हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या होता है कि सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं या घटते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीनोमेटिक म्यूटेशन, वन इज पॉलीप्लॉइडी, अनदर वन इज एन्यूप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है गेन होता है, जैसे 2n डिप्लॉइड कंडीशन है, एक और n जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, इसीलिए 2n प्लस 2n हो जाएगा तो 4n हो जाएगा, यानी ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड बन गए तो ये क्या हो जाएगा पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे जैसे ये जो पेरेंट स्पीशीज की बात कर रहे थे कि मानते हैं कि पेरेंट स्पीशीज का जो प्लॉइडी है वो क्या है 2n इज इक्वल टू 6, तो हैप्लॉइड क्या हो जाएगा 3। तो किसी वजह से नॉर्मली क्या होता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है मियोसिस के टाइम पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो सेपरेट होने की बजाय क्या होने लगा कि मियोटिक एरर की वजह से एक क्रोमोसोम के अंदर 3 के 3 क्रोमोसोम्स जो है वो एक गैमेट के अंदर 3 के 3 इकट्ठे चले गए। ठीक है, ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, 3 इसके पास भी आ गए। तो जब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो ऐसे तो नंबर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, n इसके पास होना चाहिए, n इसके पास होना चाहिए, लेकिन इसके पास भी 2n रहा हो गया, इसके पास भी 2n हो गया। ठीक है, तो अब क्या है जब अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी 4n इज इक्वल टू 12, यानी टेट्राप्लॉइड। हमेशा मियोसिस के बाद हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए और एक्स्ट्रा हो गए। दूसरा एक बताया था कि कोल्चिसिन एक डाई है, इसकी वजह से भी पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस की जाती है प्लांट्स के अंदर, और ये क्योंकि डाई का यूज ह्यूमंस करते हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है आर्टिफिशियली होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जब सेल के डिवाइड करने का टाइम आता है तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये अपनी कॉपी को डबल कर लेते हैं, यानी डुप्लीकेट करते हैं किसको अपनी जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या होता है डीएनए होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एट द टाइम ऑफ मेटाफेज एंड स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू फॉर्म, यानी कि जब मियोसिस होने का टाइम होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं सेपरेट होकर अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाते हैं,
तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो बनने लगता है। तो ये दोनों को स्पिंडल फाइबर बनेगा, तो ये इसको एक तरफ खींचेगा और इसको एक तरफ खींचेगा, तो ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर इस फेनोमेना को स्टॉप करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 4 क्रोमोसोम्स वाला एक सेल है, इसके अंदर कोल्चिसिन को ऐड कर दिया, तो कोल्चिसिन ऐड होते ही ये स्पिंडल फाइबर बनने की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। ठीक है, यानी स्पिंडल फाइबर बनेगा ही नहीं। तो बनेगा ही नहीं तो ये केस हो सकता है कि जब सेग्रीगेशन का टाइम हो, यानी कि जब मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल बनेंगे, तो 2 सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोल्चिसिन डालने की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट ही नहीं होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक सेल में कोई भी क्रोमोसोम न जाए और दूसरे सेल में 4 के 4 क्रोमोसोम इकट्ठे चले जाएं। ठीक है, तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो 2 सेल फॉर्म तो होंगे, लेकिन सारे क्रोमोसोम किसमें मूव कर जाएंगे, एक ही सेल के अंदर। अब जब मियोसिस सेकेंड होगी, सेकेंड मियोसिस का स्टेज होगा, तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती है वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना चाहिए, लेकिन जब ये नहीं होगा तो मियोसिस 2 के टाइम पे क्या होगा कि क्रोमोसोम जब हाफ हुआ ही नहीं है तो उसका नंबर रिड्यूस नहीं होगा, और जब नंबर नहीं रिड्यूस होगा तो मियोसिस सेकेंड के बाद जब 2 सेल बनेंगे तो 4 क्रोमोसोम इसमें भी प्रेजेंट होंगे, 4 इसमें भी होंगे। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ n गैमेट्स इट विल रिमेन 2n ओनली, यानी यहाँ पे 2n था, यहाँ पे भी क्या होगा 2n होना चाहिए। अगर यहाँ पे n और n होता तो n और n कंबाइन करके 2n बनते, लेकिन इसका भी 2n है और इसकी भी जो प्लॉइडी है वो क्या हो जाएगी 2n। तो कोल्चिसिन कहाँ एक्ट करती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे, कोल्चिसिन एक्ट्स इन मेटाफेज स्टेज एंड स्टॉप स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये कोल्चिसिन का फंक्शन होता है। अब सेकेंड डिस्कस करते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो लॉस और गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम, एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, या तो क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे या तो क्रोमोसोम कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोज अ सेल हैज 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम, सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट विल डबल इट्स जेनेटिक मटेरियल। वही सेम चीज यहाँ पे है जो यहाँ पे बताया था कि जैसे ही कोई सेल जो है वो सेल डिवाइड करने के लिए जब रेडी होती है तो डिवीजन के टाइम पे वो क्या करती है, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करती है, डुप्लीकेट करती है। After meiosis 1, 2 cells will be formed and homologous cells chromosome will be separated। यानी अभी तक ये समझ में आ गया है कि मियोसिस का 2 स्टेज होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होता है 2 सेल बनती हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का चेंजेस आया, किसी तरह की क्रोमोसोम्स के एडिशन या डिलीशन के होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट तो हो गए, लेकिन अगर किसी तरह का एरर आया तो क्या होगा, सेल तो 2 बन गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम चले जाए, एक में 1 ही रह जाए। ठीक है, तो इससे जो आगे चल के जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होगा, यानी जब मियोसिस सेकेंड होगा, तब इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी पढ़ लेते हैं। 4 टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी होती है, मोनोजोमिक, नलीजोमिक, ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक। तो मोनोजोमिक और नलीजोमिक में क्रोमोसोम का लॉस होता है, और ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक में क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो ऐड होते हैं। सबका एग्जांपल्स जो है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए सारा एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। मोनोजोमिक में क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे, तो 46 में से एक क्रोमोसोम जो है वो इस सेल से बाहर निकल जाए तो 46 - 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल के अंदर रहेंगे वो क्या हो जाएगा, 45 ही रह जाएंगे। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है, ये ह्यूमंस के केस में क्या कॉज करता है, टर्नर्स सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, यानी कि वो बेबी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दूसरा जो केस होता है वो नलीजोमिक होता है। यहाँ पे क्या होगा कि सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होंगे उसमें से 2 क्रोमोसोम जो है वो चले जाएंगे, तो 2n कंडीशन होती है। यहाँ पे भी 2n - 1 हो जाएगा, यानी 46 - 1 हो जाएगा तो 45 होगा। यहाँ पे 2n - 2 हो जाएगा,
यानी 46 माइनस 2 हो जाएगा तो 44। नलीजोमिक का कोई भी डिजीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। तीसरा कंडीशन क्या है, जहां पे गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम हो जाए, यानी यहाँ पे क्या है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो है सेल के अंदर, एक और ऐड हो जाए तो 2n+1 हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं ट्राइजोमी। तो ये क्या होता है, ये किसमें होता है, डाउन सिंड्रोम आपने देखा होगा। डाउन सिंड्रोम्स वाले जो भी पर्सन होते हैं उनका जो 21st क्रोमोसोम होता है वहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम की जगह 3 सेट ऑफ एप्लॉयड क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगे। 23, 23 और 23 हो जाएंगे। ये 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे अफेक्ट करता है। तो इससे जो बीमारी होती है वो क्या होती है, डाउन सिंड्रोम। लास्ट क्या होता है, टेट्राजोमिक। टेट्राजोमिक में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं, एक्स्ट्रा और आ जाएंगे, यानी कि ऑलरेडी 46 था, 2 और ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे 48। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, 2n+2 की 2n-1 2n-2 2n+1 2n+2 2n-1 होगा तो मोनोजोमिक, 2n-2 होगा तो नलीजोमिक, 2n+1 होगा तो ट्राइजोमिक और 2n+2 हो जाएगा तो टेट्राजोमिक। अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डिफॉर्म्ड। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्या था, जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर जो हमारा गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स या तो एक्स्ट्रा आ जा रहे थे या तो कम हो जा रहे थे, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा वही डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ऐसे ऊपर से दिखाया गया है, लेकिन ये ऊपर से दोनों ही टर्मिनल पार्ट से या फिर बीच से ब्रेक हो सकता है। तो चाहे ऊपर से टूटे, नीचे से टूटे या मिडिल से टूटे, इससे जो इसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अफेक्ट होगा। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन और इंटर क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो इंट्रा मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम का पार्ट क्या होगा, बस डिटैच हो जाएगा। लेकिन इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम का पार्ट डिटैच होगा और किसी और क्रोमोसोम पे जाके अपने आप को अटैच कर लेगा। ठीक है, अब इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन के 3 टाइप्स होते हैं, डिफिशियंसी, डिलीशन और इन्वर्जन। तो डिफिशियंसी वाले में क्या होता है, लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, यानी चाहे ऊपर से चाहे नीचे वाले टर्मिनल पार्ट एंड से, यानी एकदम जो एंड वाला पार्ट है, तो ऊपर के एंड भी हो सकता है और बॉटम एंड भी हो सकता है। जब ऐसा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टूटता है तो इसे क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी, कमी हो गई। दूसरा क्या है, डिलीशन, यानी एक नॉर्मल क्रोमोसोम है वो बीच में से क्या हो गया, टूट गया। तो टूटने के बाद क्या हो जाएगा, मिडिल पार्ट अलग हो जाएगा और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएंगे। तो डिलीशन मतलब क्या होता है, मिडिल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड देन क्रोमोसोम अटैच इटसेल्फ आफ्टर द लॉस ऑफ मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट जो है वो निकल गया, फिर क्रोमोसोम क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक पार्ट जो है वो कम हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, डिलीशन। तीसरा क्या है, इन्वर्जन, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड देन रीअटैचेस ऑन सेम क्रोमोसोम बट इन इन्वर्टेड शेप, यानी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या होता है, जब टर्मिनल एंड से टूटेगा और टूटने के बाद अपने ही दूसरे वाले पेयर के क्रोमोसोम के ऊपर उल्टा जाके अटैच हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं, इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन। तो इंसर्शन में क्या होता है कि ये जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस मतलब 2 पेयर है, एक मदर से आया एक फादर से आया है। तो मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम जो है वो टर्मिनल एंड से टूट गया, तो टूटने के बाद क्या होगा, ये अपने ही पेयर के दूसरे वाले क्रोमोसोम पे जाके ऊपर अटैच हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, इंसर्शन। यानी अ पार्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड अटैचेस इटसेल्फ टू इट्स अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसका एक पार्ट टूटा और अपने ही पेयर के दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर जाके अटैच हो गया। दूसरा क्या होता है, ट्रांसलोकेशन के अंदर ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो एक पेयर में से एक वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद अपने ही पेयर के दूसरे वाले क्रोमोसोम से अटैच ना होके
ये एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। यानी अ पार्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड अटैचेस इटसेल्फ टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन पे आते हैं, इसे क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन। यहाँ पे जीन के अंदर ही चेंज हो जाता है, तो अगर गलत तरह का जीन बन गया तो वो जीन जो है वो गलत तरह का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डीएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यानी कि एडेनिन के साथ थाइमीन की, ग्वानिन के साथ साइटोसिन की। तो ये एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन ये सब क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो दो तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। दो तरह के प्यूरिन होते हैं, दो तरह के पिरिमिडीन। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, और थाइमीन और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन है। हमेशा प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन के साथ ही कंबाइन करेगा, कभी भी प्यूरिन प्यूरिन या पिरिमिडीन पिरिमिडीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं बनाते हैं। अब आते हैं, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए हैज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऑन इट्स स्ट्रैंड। एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन एंड साइटोसिन पेयर विद ग्वानिन। तो इसके बाद जीन म्यूटेशन का जो और डिटेलिंग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जीन म्यूटेशन का हाफ पार्टली डिस्कशन करने के बाद वीडियो जो है वो एंड कर देंगे। दो तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, अभी पता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। जो बेसिस ऑफ प्यूरिन है यानी एडेनिन और थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, तो एक प्यूरिन हमेशा दूसरे पिरिमिडीन के साथ ही पेयर करेगा, कभी भी दो प्यूरिन या दो पिरिमिडीन आपस में बेस पेयर नहीं बनाएंगे। इफ अ जीन्स गेट म्यूटेटेड, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट अफेक्टेड। यानी जीन म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, तो जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से क्रोमोसोम के साइज, शेप और नंबर पे किसी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं होता, यानी उसके ऊपर उसका कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दोनों ही तरह के डिजीजेस दिए हुए हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स यानी वो डिसऑर्डर्स, वो डिजीजेस जो कि मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी जैसे जैसे मेंडल ने बताया था, अगर उसकी वजह से जो भी डिजीज होते हैं तो उनका जो रीजन होता है वो क्या होता है, जीन म्यूटेशन। यानी सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, फेनिलक्यूटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे के सारे जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं वो जीन के म्यूटेशन की वजह से ही होते हैं। तो दो तरह का जीन म्यूटेशन होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एनसीईआरटी के अंदर जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन ही दिया हुआ है। जीनोमेटिक म्यूटेशन जो मैंने बताया वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो उसको आप लोग का अगर मन हो तो ही नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, नहीं तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आप क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन को भी सिर्फ लिख सकते हैं। That's it for today. In the tomorrow's video, I will explain the gene mutation completely and plus pedigree analysis. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.